ट्रिपल होगा वो इंटरनेशनल इकोनॉमी पर भी आएगा और भी बहुत से बायलैटरल मामला जिस तरह आपने कहा वो अंडर डिस्कशन आ सकते हैं। कमर साहब ये भी हमने सुना कि जो 11 बिलियन डॉलर्स की डील है ताइवान और अमेरिका के दरमियान उस पर चीन खुश नहीं है और ये भी डोनाल्ड ट्रंप के बकौल अंडर डिस्कशन रहेगा ये जो मीटिंग होने जा रही है। लेकिन ईरान को लेकर हम कितनी एक्सपेक्टेशन रखें कि कोई स्विफ्ट डेवलपमेंट हो सकती है अगले 48 घंटों के अंदर इन टॉक्स के नतीजे में, या फिर ईरान का जो मामला है, जो मीडिएशन का मामला है या हुर्मस का मामला है, वो टॉप 3 या टॉप 4 कंसर्न्स में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के विजिट में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ज़ाहिर बात है ईरान का कंसर्न है तो सही है। और आपको ये भी पता है कि रिसेंटली चाइनीज़ कुछ कंपनीज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने सैंक्शंस वगैरह लगाई थी। और चाइनीज़ इस चीज़ को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। जहाँ पे चाइनीज़ जो हैं वो अपनी कंपनीज़ को तो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन सैंक्शंस के साथ कंप्लाई ना करें, वहीं पे बैंक्स को ये कहते हैं कि जहाँ-जहाँ पे सैंक्शंस लगी हैं उनको लोन आपने नहीं देना। तो बड़ा केयरफुली उनको चीज़ों को लेके चलना पड़ रहा है। और दूसरी इसमें चीज़ ये भी है कि चाइनीज़ ये समझते हैं कि देखें, उन्होंने ईरान को भी ज़रूर ये मैसेज दिया है कि इस मसले को हल होना चाहिए ताकि उनकी जो ब्रॉडर चाइना यूएस के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी भी डायरेक्शन तय होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर बड़ा इंतज़ार है इस विज़िट का। और एक तरफ जहाँ पे सैंक्शंस हैं, एक तरफ जहाँ पे टैरिफ लगाए हैं, जहाँ पे सैंक्शंस हैं, वहाँ पे जो चाइनीज़ ये समझते हैं कि हमारी जो उनकी ह्यूमिलिएशन ना हो, किसी किस्म की इंसल्ट करते हैं अमेरिकन्स, वो ना हो। फिर चाइनीज़ को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी देखना है। और वो समझते हैं कि ईरान को लंबे अरसे तक एक्सक्यूज़ इस्तेमाल करके हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाना ये अमेरिकन स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इससे भी बचना है। तो बेसिकली तो चाइनीज़ ये सोच रहे हैं कि हमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है। और जो जितने भी इस वक़्त सीईओज़ वहाँ पे जा रहे हैं, वो टेस्ला के वो हों या ब्लैक रॉक के हों या एनवीडिया के हों, ये बेसिकली इस वजह से जा रहे हैं कि कहीं न कहीं पे एक तो चाइनीज़ को पैसा चाहिए। जितनी अमेरिकन कंपनीज़ वहाँ पे जाएँगी उतनी मामलात नॉर्मली बेहतर होगी। दूसरा, उम्मीदें चाइना की तरफ से लगी हुई हैं कि हम अमरीकी सदर को खुश भी करें। और वो ज़ाहिर बात है, शायद बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जहाज़ों के ऑर्डर और बहुत सारी सोयाबीन वगैरह खरीदा जाएगा। मल्टीपल चीज़ें हैं इनके सामने, जहाँ पे वो ताइवान के हवाले से आपको देखना पड़ेगा कि इस अमरीकी सदर ने पिछले 12-15 साल की जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इंडो पैसिफिक के हवाले से वो रिवर्स कर दी है। ये वो सदर है जिसने इंडो पैसिफिक का ज़िक्र भी नहीं किया। इसने क्वाड जैसे जो एक प्लेटफ़ॉर्म था, क्वाड्रिलेटरल प्लेटफ़ॉर्म को डिसफंक्शनल ऑलमोस्ट कर दिया, जिस पे इंडिया अभी कह रहा है कि इसको आप जो हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल से इसको जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे ले आए। तो इस हवाले से तो चाइनीज़ खुश हैं, लेकिन चाइनीज़ को और जगहों पे उन्होंने टाइट किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो बड़ी कोशिश थी वो ये थी कि चाइना के बैकयार्ड के ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करो और इसको कर्टेल करो एलाइज के ऊपर। लेकिन ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं डायरेक्ट प्रेशर डालूंगा, मैं एलाइज के जरिए प्रेशर नहीं डालूंगा, क्योंकि एलाइज वो समझते हैं, वो आसियान हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो इंडिया हो, ये सारे के सारे बायलैटरल चाइना के साथ ट्रेड की वजह से ये समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो चुके हुए हैं। इनके ऊपर काम ना करें, डायरेक्ट अपनी लिवरेज स्टैब्लिश करें। इसीलिए ट्रंप साहब G2 का जिक्र करते हैं कि ये G7 और ये G8 और ये कोई चीज नहीं है, G2 है। तो मुझे ये लगता है कि मल्टीपल चीजें हैं जहां पे ट्रंप साहब ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी पाबंदियां भी लगाई हैं, चाइना के ऊपर काम भी करना चाहते हैं, ताइवान के हवाले से रिलैक्सेशन भी देना चाहते हैं, उनको वेपन्स भी देना चाहते हैं। लेकिन असल में जो जिसे कहते हैं ना कि ये जितनी भी ये जो विजिट है, इस विजिट ये तय करेगा कि अगले 2.5 साल जो है वो अमेरिका चाइना के ताल्लुकात की डायरेक्शन क्या होगी, और क्या वाकई ही कोई बिजनेस हो पाएगा, या बिल्कुल। कि जो माहौल है वो खराब ही रहेगा। से आईआर में कहा जाता है ज्वाइनिंग द विनर, तो यहाँ पर वही अप्रोच गालिबन ली जा रही है। इस पे कमर साहब, नेतन्याहू के स्टेटमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि उसने जो कहा है आज से 2 रोज़ पहले कि जब तक 0% एनरिचमेंट थ्रेशोल्ड पे नहीं आता है ईरान, हम तो जंग बंद नहीं करेंगे। डज़ दैट मीन कि दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ यूएस के अमेरिका अगर जो भी ऐलान करे या मीडिएशन करे, हमें 0% एनरिचमेंट चाहिए, उससे किसी भी कम चीज़ पर हम अग्री नहीं करेंगे और हमारा ऑफेंसिव जो है वो कंटिन्यू रहेगा?
देखिए ये जो पॉइंट है कि 0% एनरिचमेंट, देखें ये तो आप जो मर्जी हो जाए, आप इजरायलियों और ईरान का तो आपस में मिसट्रस्ट हमेशा रहना है, बेशक ये न्यूक्लियर डील हो भी जाए। लेकिन ये वो पॉइंट है जिसको लेके वो जारी बात है बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी चीज को पॉइंट को देख लें कि अमेरिका के अंदर ये बहस होना शुरू हो गई है कि भाई आप दुनिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर तो जिक्र करते हैं, आप इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्यों जिक्र नहीं करते? क्या वो एनपीटी के मेंबर हैं? क्या वो आईएए के सेफगार्ड्स में हैं? वो दुनिया में क्या कर रहे हैं? उनका क्या किरदार है? इस हवाले से भी यहाँ पे बहस होना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ बात ये है कि ईरान जो है वो जो प्रपोजल मुख्तलिफ आ रहे हैं जा रहे हैं, जिसका भी जारी बात है पता नहीं है, लेकिन जो लास्ट नोन प्रपोजल है वो तो यही था ना कि हम सारे के सारा जो एनरिच यूरेनियम है उसको डाउन ब्लेंड करेंगे, या अभी वो कह रहे हैं कि हम किसी और जगह भेज देंगे। तो मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर के हवाले से तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन जो लार्जर सिक्योरिटी एश्योरेंसेस ईरान चाहता है वो क्या अमेरिका और इसराइल दे पाएंगे? और दूसरी बात ये भी है कि इजरायली भी तो ब्रेक ले रहे हैं, उनको भी तो इस चीज़ का पता है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो सारे इजराइल को भी हिट करते हैं, बाकी ममालिक को भी हिट करते हैं। अमेरिका और ईरान इजराइल की जो कैपेबिलिटी है इनको रोकने की वो अब उतनी ज़्यादा नहीं रही। तो ये और आपको पता है नेतन्याहू का तो सबसे कम क्रेडिबिलिटी है और कम ट्रस्ट है। लेकिन एक चीज़ है कि जो नेतन्याहू बोल रहे हैं यही बात बार-बार ट्रम्प साहब भी कर रहे हैं कि हम किसी कीमत पे भी ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो नहीं करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इस हवाले से वो कन्विंस्ड हैं कि अगर हमने हमले भी कर लिए हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, हमला भी कर लिया, पहले भी पिछले साल भी किया था, अभी भी किए हैं, वैसे भी हमले कमर कर साहब लिए सॉरी हैं। टू तो कट यू, लेकिन एक और चीज़ पे मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह कल हमने देखा कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के एडवाइज़र हैं इब्राहिम रज़ाई, उन्होंने ये कहा है कि अगर दोबारा हमला होता है तो हम 90% एनरिचमेंट को अटेन कर लेंगे। तो हमने कल भी इस पे बात की। मुझे तो ये लगता है कि ये अपने ही डॉक्ट्रिन के ख़िलाफ़ जाने वाला एक स्टेटमेंट है, जिसमें वो असर्ट कर रहे हैं दैट वी कैन गो न्यूक्लियर। हमारा कंप्लीट एम्बिशन जो है वो नॉन न्यूक्लियर नहीं है। आपको लगता है अप्रोप्रिएट था? देखिए वो सारी बात है, वो बेसिकली एक मजीद जंग को रोकना चाहते हैं और वो समझते हैं कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे, अगर आप हमारे साथ जंग करेंगे इस तरह, तो हम फिर मतलब वी विल गो फॉर दैट ऑप्शन जिस चीज के लिए। तो हम पे टेबल पे बैठ के हमारी इस एनरिचमेंट के बारे में बात कर लें, एनरिच यूरेनियम के बारे में भी बात करें, हमारे फ्यूचर की भी बात कर लें। लेकिन अगर आप एक मजीद और हमला करेंगे तो फिर हम आपके साथ मजीद किसी किस्म की कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे और अपनी मर्जी करेंगे, और हम पहले ही आईए के साथ कोऑपरेशन बंद कर दिया। तो मेरा ख्याल है वो ये चीज करना चाहते हैं। याद रखें जो उस वक्त रागची साहब जनीवा में एग्री करके आए थे, जिसके बाद उन सारी एफर्ट्स को टॉर्पीडो कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वो उस वक्त भी बड़ी अच्छी ऑफर ईरान ने दी थी, लेकिन उस वक्त भी इसराइल और वो जो हॉक्स थे वो लॉबी कामयाब हो गए और उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। तो मेरा ख्याल है ईरान मजीद जंग को अवॉइड करना चाहता है, इसलिए वो अब इस डायरेक्शन पे आ गए हैं कि जब हम आपको सब कुछ दे रहे थे तो आपने लिया नहीं, हमला कर दिया है। अब अगर करेंगे तो फिर अब हम आपके साथ किसी किस्म की बात नहीं और हम अपनी एनरिचमेंट की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक डिटरेंस का बिल्कुल। तरीका है, जंग को रोकने का एक तरीका।